Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखो आपने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल पैरेलल आप दूसरी वायर को प्लेस करते हो तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती है ना, ये पढ़ा था। और कितनी फोर्स लगाती है उसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था वो कि अगर एक वायर दूसरी वायर पे फोर्स लगा रही है तो उसका फॉर्मूला होता था म्यू नॉट बाय 2 पाई आर I1 I2 इंटू एल। ये था फॉर्मूला वेयर I1 इज करंट थ्रू फर्स्ट वायर, I2 इज करंट फ्लोइंग इन सेकेंड वायर। यहां पे R होता था दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस और L होता था लेंथ ऑफ दैट वायर जिसपे आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। यही चीज था। उसके बाद बच्चों आपने ये भी पढ़ा था कि अगर दोनों वायर्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो फोर्सेस होंगी ये अट्रैक्टिव इन नेचर की होगी। ये भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। और वहीं अगर बच्चों आपके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो गई एंटी पैरेलल, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी लगेगी तो इतनी ही, और उसका नेचर कैसा हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। मतलब इस केस में वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और इस केस में ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे। मतलब इस केस में ये वाली वायर इसे फोर्स इस तरफ लगाएगा, वहीं इस केस में ये वाली वायर इस पे फोर्स इस तरफ लगाएगा। ठीक है, कितनी लगाएगा उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो अब हम इसी के बेस्ड पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। So look at this first question बच्चों। A wire Q is placed above and parallel to P wire। तो यहां पे बच्चों एक P वायर है जिसमें 50 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, ये गिवन है आपको। और ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिजिडली फिक्स्ड है, मतलब ये वाली वायर पे अगर फोर्स लगी भी तो ये नहीं हिलने वाली। ये रिजिडली फिक्स का मतलब बिल्कुल टाइटली फिक्स है, ये नहीं हिलने वाली। कहते हैं इसके ऊपर एक क्यू वायर प्लेस्ड है जो बिल्कुल पैरेलल है, तो ये रख दी मैंने क्यू वायर इसके ऊपर। The weight of the wire is 0.025 न्यूटन पर मीटर। तो आपको वायर का जो वेट दिया है, देखो ध्यान से देखना, वेट दिया है वो है 0.025 न्यूटन पर मीटर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो वेट दिया है आपको वो 1 मीटर लेंथ का दिया है सिर्फ। तो वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर क्यू इज 0.025 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन दिया था इसलिए ये डायरेक्ट वेट है, मास नहीं है। मास होता तो केजी देता। अब उसके बाद बोला गया कि कैरीज करंट 25 एम्पेयर। तो इस वाली वायर में, क्यू वाली वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट इट बी I2, वो कितना है 25 एम्पेयर। और P वाले में कितना कर रहा था 50, लेट इट बी I1, तो I1 है हमारा 50 एम्पेयर। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ वायर Q फ्रॉम P सो दैट इट इज सस्पेंडेड इन एयर। देखो बच्चों उसने बोला कि बताओ Q की P से कितनी पोजीशन होगी, मतलब कितना ऊपर रखें इसको कि ये जो वायर है ये हवा में ही सस्पेंड करती रहेगी। इसको तो फिक्स्ड किया है आपने, ये हवा में ही सस्पेंड करती रहे, ये नीचे ना गिरे। तो उसके लिए बताओ कि P और Q में कितना डिस्टेंस होगा। अब कंसेप्ट क्या है इसमें, देखो बच्चों आपको पता है ये दोनों करंट कैरिंग वायर, अगर दोनों करंट कैरिंग वायर है तो ये वाली वायर इस पे फोर्स लगाएगी और ये वाली वायर इस पे फोर्स लगाएगी। इस पे फोर्स लगाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये रिजिडली फिक्स्ड है, इसने कहीं जाना नहीं है। तो मतलब ये वाली वायर अब इस पे फोर्स लगाएगी और आपको पता है कि ये वायर नीचे गिरने की कोशिश करेगी। क्यों गिरने की कोशिश करेगी बच्चों, क्योंकि इस वायर का वेट किस तरफ लग रहा है बच्चों, इस वायर का वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये वायर नीचे ना गिरे, देन ये वायर की, P वाली वायर की जो मैग्नेटिक फोर्स है ऊपर की तरफ लगे, है ना बच्चों। आप यही चाहते हो कि P वायर इस पे जो फोर्स लगाए वो किस डायरेक्शन में हो, ऊपर की डायरेक्शन में, सो दैट ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो जाए और ये वायर वहीं की वहीं रह जाए। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। इसी से तो आपने निकालना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। क्लियर बच्चों। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन वायर Q ड्यू टू वायर P, कि P वायर Q पे कितनी फोर्स लगा रहा है। क्या फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ लोगे, लेंथ लेंगे हम वायर Q की बच्चों, क्योंकि फोर्स किस पे चेक कर रहे हो आप, फोर्स आप Q वाली वायर पे चेक कर रहे हो। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज।
तो म्यू नॉट की जगह आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। योर I1 इज 50, I2 इज 25 एंड लेंथ ऑफ वायर, अब लेंथ ऑफ वायर तो पता नहीं है, पर आपको वेट भी, जो आपको वेट पता है वो कितनी वायर का पता है, 1 मीटर का। तो अगर आप वेट यहां 1 मीटर का लोगे तो ऊपर वाली फोर्स भी आपको 1 मीटर की लेनी पड़ेगी, तभी बैलेंस होगी ना वो। तो इसलिए यहां पे मैं जो लेंथ ले रहा हूं वो 1 मीटर ले रहा हूं, सो दैट वेट भी हम 1 मीटर का ही लेंगे, ठीक है। और नीचे आ गया 2 पाई इंटू आर, आर ही तो निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे इसको रखें। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये जो फोर्स होगी बच्चों, दिस शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी या वेट ऑफ वायर, तभी वो नीचे नहीं गिरेगी। तो इन दोनों का भी इक्वेट कर देते हैं। ये वाली फोर्स देखो यहाँ पे पहले कटिंग कर देते हैं जितनी होती है, 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया यहाँ पे, तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू 50 इंटू 25 और 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर इज -7 डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू वेट आपको डायरेक्ट गिवन है कितना है 0.025। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसको एरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, आर निकालना है। देखो ये इधर चले जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब 0.025 अगले स्टेप में इधर आ जाएगा और आर आपका ऊपर चला जाएगा। अब कटिंग करनी है, कटिंग के लिए देखो 0.025 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 डिजिट, 3 डिजिट राइट में डेसिमल शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव हो जाती है। तो 3 डिजिट मतलब -3, 25 से ये 25 कैंसिल, 5 2 से कितना हो गया 10, तो 100 इंटू 10⁻³ था, ये -7 है बच्चों, तो ये कटिंग हो जाएगी, सेम है ना पावर, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो कितनी पावर आ गई 10⁻⁻4, तो ये 10⁻² हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻2, मतलब r इज योर 0.01 मीटर। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 0.01 मीटर, तभी इसका वेट जो है ये वाली वायर की लगाई फोर्स से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद उसने बोला है आल्सो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, कि क्यू वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है 50 एम्पीयर, हमने मान लिया कि इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू में डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो आप चाहते हो कि आपकी वायर इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगाए, मतलब यू वांट कि ये वाली वायर इसे रिपेल करे, और अगर दोनों के बीच की फोर्स आप रिपल्सिव इन नेचर चाहते हो तो करंट कैसा होना चाहिए, करंट एंटी पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें करंट जो है बच्चों इस तरह जाना चाहिए, मतलब इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर बच्चों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वायर इसको रिपेल करे, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Now मुझे लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक टेबल के ऊपर एक वायर पड़ी है AB, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर का, और इस वायर के डायरेक्टली ऊपर 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे एक वायर को आपने रखा है CD वायर को, और हम चाहते हैं कि ये CD वायर हवा में सस्पेंड हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये करंट कैरिंग वायर है और इस वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट 5 एम्पीयर करंट। तो ये वायर इस पे फोर्स लगाएगी, वही सेम जो पिछला क्वेश्चन था, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, इसकी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, और वो फोर्स अगर इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो कहते बताओ कि कितना मास पर यूनिट लेंथ होगी वायर CD की। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या बच्चों, मास ओवर लेंथ, ये आपने फाइंड करना है कि वायर का कितना मास पर यूनिट लेंथ होगा, सो दैट ये जो वायर है ये हवा में सस्पेंड कर जाए। और गिवन आपको 5 एम्पीयर करंट इसमें पता है कि 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, और आपको ये भी बताना है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन CD विद रिस्पेक्ट टू AB, कि CD वायर में करंट की डायरेक्शन AB वायर की करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा या सेम होगा। तो उसके लिए सेम बच्चे वही कंसेप्ट, इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो आप चाहते हो कि ये वाली वायर इस पे जो फोर्स लगाए वो ऊपर की तरफ लगाए, ये चाहते हो ना आप, और ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी वायर सस्पेंड करेगी। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि ये वायर इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाए, विच इज पॉसिबल ओनली अगर इस वायर में करंट की डायरेक्शन और इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी पैरेलल, क्योंकि एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती है। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, और कितना करंट बोला है ये आपको 5 एम्पीयर। तो लगा दो फॉर्मूला, यहां पे फोर्स का फॉर्मूला इज म्यू नॉट I1 I2 इनटू लेंथ ऑफ वायर CD, लेट इट बी L, हमें नहीं पता कितनी है, लेट इट बी L, डिवाइडेड बाय 2 पाई R इक्वल टू वेट कितना है M इंटू G, ये चीज है।
पूछा क्या उसने, मास पर यूनिट लेंथ निकालने को बोला है आपको। तो मास पर यूनिट लेंथ के लिए ये लेंथ को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, ये जी नीचे आ जाएगा, m और ये l नीचे आ जाएगा। तो यही निकालने को बोला था। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो m बाय l इक्वल टू म्यू नॉट की जगह बच्चों आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 कितना है 12 एम्पेयर, I2 कितना है 5 एम्पेयर, नीचे 2 पाई r कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर टू 10⁻⁻3। साथ में g है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने g कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये 2 पाई से ये कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 5 10, 5 1 5, ये चीज आ गई। तो यहाँ बचा हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁷, नीचे 10⁻⁻3, तो ये कट जाएगा देखो 3 और यहाँ पे 4, तो 12 इंटू 10⁻⁴ kg पर मीटर, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो kg और लेंथ का क्या आ जाएगा यूनिट मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड 25 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 15 एम्पेयर। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी एक साइड 25 और एक साइड 8 सेंटीमीटर है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, एंड इज प्लेस्ड विद इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू स्ट्रेट कंडक्टर। कहते हैं ये इस तरह प्लेस्ड है कि इसकी जो लॉन्गर साइड है, बड़ी वाली साइड है, वो एक वायर के बिल्कुल पैरेलल प्लेस्ड है। तो लॉन्गर साइड ये वाली है, और लॉन्गर साइड की वैल्यू कितनी है 25, तो ये 25 है, और ये वाला कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर। ये आपको यहां से लेके यहां तक कितना गिवन है, दिस इज 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? अब बोला जा रहा है कि भी प्लेस्ड पैरेलल टू स्ट्रेट कंडक्टर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। उससे कितनी दूर है बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और वो वायर कितना करंट फ्लो कर रही है 25 एम्पेयर, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 25 एम्पेयर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन लूप? अब देखो सबसे पहले तो ये एडी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन इस वाले करंट की डायरेक्शन के पैरेलल है। इसका मतलब ये वायर एडी वाले पे फोर्स किस तरफ लगाएगा बच्चों, इसे ये अट्रैक्ट करेगा इधर। तो इस पे फोर्स मैं लिख रहा हूं F1। ये एडी वायर पे जो फोर्स लगी उसको मैंने F1 लिखा, और किस तरफ लगेगी, अट्रैक्टिव नेचर की होगी ना, इसने लगानी है फोर्स इस पे, क्योंकि ये वाली वायर में डायरेक्शन ऊपर है, इसमें भी डायरेक्शन ऊपर है, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो वो उसे अपनी तरफ खींचता है, तो ये वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा। और ऐसी बात करें BC की बच्चों, तो BC में बच्चों देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे, तो एंटी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वायर इसे रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स लगेगी इस तरह F2। इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये F1 और F2 सेम होगी या अलग अलग होगी, पहले तो ये बताओ। अब आपने जब फोर्स निकालनी, किसी भी वायर पे फोर्स निकालनी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वायर पे फोर्स निकालने का फॉर्मूला इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r इंटू लेंथ ऑफ वायर। यही होता है ना बच्चों। अगर मैं AD की बात करूं, AD की लेंथ और BC की लेंथ दोनों क्या है, सेम। इसकी भी लेंथ 25 और इसकी लेंथ भी कितनी है 25। और अगर मैं बात करूं I1 होगा ये वाला करंट इस वायर का, ये 25। इस वायर के लिए भी I1 यही आएगा, और इस वायर के लिए भी I1 यही आएगा। तो दोनों वायर के लिए I1 भी सेम है, दोनों वायर के लिए लेंथ भी सेम है। I2 की बात करें, I2 होगा जो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 15, यही करंट ऐसे घूम के इधर भी आ रहा है, तो इसमें भी कितना है 15। तो I2 भी दोनों केसेस में क्या होगा, सेम, AD वाली वायर के लिए भी और BC वाली वायर के लिए भी। बस चेंज क्या होगा, R। AD वायर का डिस्टेंस बड़ी वाली वायर से 2 सेंटीमीटर का है, वहीं बात करें BC वायर का डिस्टेंस बड़ी वाली वायर से कितना है 8 + 2 10। तो डिस्टेंस अलग होने के कारण दोनों फोर्सेस अलग अलग होंगी, है ना, तभी तो नेट फोर्स इस पे लगेगी। F1 बड़ी होगी या F2 बड़ी होगी बच्चों, F1 बड़ी होगी, क्योंकि हमारी फोर्स R के इनवर्सली है, जितना डिस्टेंस बीच का कम होगा उतनी फोर्स क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब F1 फोर्स बड़ी और F2 फोर्स क्या है, छोटे। पर बात करते हैं हम AB और CD वाले पार्ट की भी, ये भी तो करंट कैरिंग वायर है बच्चों, तो इन पे भी फोर्स लगेगी। अब इन पे जो फोर्स लगेगी बच्चों, देखो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसके राउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी,
तो अंदर जाएगी अगर मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लग रही, ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगी ऐसे वो ऊपर की तरफ लगेगी, लेट इट बी एफ डैश। वहीं बच्चे देखो सेम मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ भी लिंक करेगी, करेगी ना। देखो ऐसे करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो सेम इसके साथ भी लिंक करेगी अंदर की तरफ। पर इसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट आ जाएगी। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट अब देखो इस तरफ है, तो करंट में देखो आपने इस फिंगर को अपनी तरफ करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ, तो थंब इधर नीचे की तरफ पॉइंट हो रहा है, तो इसका मतलब इस वायर पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। तो मतलब फोर्स तो इन दोनों पे भी ऑपोजिट ही लग रही है, जैसे यहां पे इसको इधर लग रही थी, इसको इधर, इसको ऊपर लग रही है, इसको नीचे लग रही है। बट दोनों वायर्स पे जो फोर्स लगेगी बच्चों वो सेम होगी। मतलब फोर्स ऑन ए बी एंड फोर्स ऑन डीसी दे आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब इक्वल क्यों है, देखो बच्चों, इस वायर का डिस्टेंस इस वायर से कम था, इस वायर का डिस्टेंस इस वायर से ज्यादा था, जिसके कारण F1 और F2 अलग अलग फोर्सेस थी। पर इस वायर का यहां से डिस्टेंस और इस वायर का यहां से डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम। दोनों का ये वाली वायर से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इसका मतलब दोनों पे ये वायर सेम फोर्स लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम। और अगर सेम फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इनको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सीधा लिख देंगे कि फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू डीसी बट देयर डायरेक्शन आर ऑपोजिट, हेंस कैंसिल आउट। पहला काम हो गया। मतलब जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ना, आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको, तो आपने ये याद रखना है कि ये ऊपर वाला पीस और ये नीचे वाला पीस, क्योंकि इनका डिस्टेंस दोनों का वायर से सेम है, इन पे जो फोर्सेस लगेंगी वो इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, तो वो तो कैंसिल हो जाएगी। नेट फोर्स अब इस लूप में किसके कारण होगी, F1 एंड F2 के कारण होगी। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लगी या नहीं लगी, लग गई होगी। अब बात करते हैं पहले F1 की, तो इक्वल टू म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 25। I2 ये वाली वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 15 इंटू लेंथ ऑफ वायर। कौन सी वायर आएगी, अब AB पे फोर्स निकाल रहे हो ना, तो AB की लेंथ, कितनी लेंथ है AB की बच्चों, 25 सेंटीमीटर। नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर टू 10⁻⁻² आएगा, याद रखना इसे। नीचे 2 पाई और r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर टू 10⁻⁻²। तो ये क्या आया, दिस इज फोर्स ऑन वायर ए बी। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर देते हैं इसको फटाफट। ये 2 पाई से ये 2 आ जाएगा बच्चों, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दो आगे। 25 इंटू 25 हो गया आपका 625 इंटू 15 इंटू ये 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल, ये बच गया आपका 10⁻⁻⁷। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 625 इंटू 15 करें, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 30 31, 5 2 6, 5 7 3 और 6 3 9, ये चीज आ गई। तो दिस इज योर 9375 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो जो फर्स्ट वायर है एडी वाली, उस पे कितनी फोर्स लग रही है आपकी, 9375 इंटू 10⁻⁷। एंड अबाउट द नेचर, ये फोर्स किस तरह की है हमारी, दिस इज अट्रैक्टिव, अंदर की तरफ खींचना है, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। अब आगे बात करते हैं बच्चों सेकंड वाली वायर पे कितनी फोर्स लग रही है। तो फोर्स ऑन वायर BC, तो F2 निकाल दो। कैसे निकलेगा फिर वैल्यूज को, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सब कुछ सेम। I1 कितना है, बड़ी वाली वायर में कितना है, 25। I2 होता है BC में कितना करंट फ्लो कर रहा है, सेम 15 इंटू लेंथ ऑफ वायर, वो भी सेम बच्चे 25 इंटू 10⁻⁻², मीटर में चेंज करना है। नीचे 2 पाई इंटू, नीचे अब कितना आ जाएगा, बस ये याद रखो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 8, तो टोटल डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर टू 10⁻⁻², ये चीज आ गई। अब उसके बाद ये 4 पाई ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यहां से 2 5 जा 10 हो गया बच्चों, और यहां से ये आ गया आपका 5 3 जा 15। इज इट क्लियर बच्चों, ये -2 से -2 कट गया, बच क्या गया आपके पास 25 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁷।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 इंटू 25 625 इंटू 3 करोगे तो 5 3 15, 3 2 6 7, 6 3 18, तो 1875 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और बात करें अगर इसके नेचर की, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, तो रिपल्सिव नेचर की होगी ये, तो दिस फोर्स इज रिपल्सिव नेचर। अब निकालना है आपने नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, देखो क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि F1 बड़ी है तो F1 में से आप F2 को माइनस कर दोगे और जो नेट आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो बड़ा है उसकी तरफ ही डायरेक्शन होगी। मतलब नेट जो फोर्स आएगी इस लूप पे उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ये लूप को ये वायर अट्रैक्ट कर रही है, तो नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब नेट फोर्स निकालोगे कैसे, उसके लिए देखो आप सिंपल यहां पे कर देता हूं, स्पेस नहीं है तो यहां पे साइड पे, तो नेट फोर्स के लिए यू सिंपली सब्ट्रैक्ट F1 एंड F2, इनको माइनस कर दो। F1 क्या है 9375 इंटू 10⁻⁻7 और F2 क्या है हमारा 1875 इंटू 10⁻⁻7। अब सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि पावर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो पावर दोनों केसेस में सेम है, 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻7, तो ये आगे वाले माइनस हो जाएंगे, तो 9375 में से 1875 माइनस कर देना इंटू 10⁻⁻7, तो ये 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0, 13 में से 8 गए तो कितना आ गया 5, और 8 में से 1 गया तो 75 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज ये डबल जीरो यहां कंपनसेट हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी -5। तो ये है नेट फोर्स, और नेट फोर्स किस नेचर की होगी, अट्रैक्टिव नेचर की। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे से यह याद रखना कि लूप पे जो नेट फोर्स आनी है वो सिर्फ इन दो पीसेस के कारण आएगी जो इस वायर के पैरेलल है। ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आंसर इन दोनों पीसेस का आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों। यहां पे आपको गिवन है कि एक मेटल कंडक्टिंग रॉड जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, उसको सस्पेंड किया गया है 2 रोप्स की हेल्प से, मतलब 2 रस्सियों की हेल्प से एक रॉड को आपने सस्पेंड किया है, और इसका मास कितना है 60 ग्राम, लेंथ आपको रॉड की दी हुई है 0.49 मीटर, और क्वेश्चन बोला गया व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट नॉर्मल टू द कंडक्टर। कहते कितनी मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे सेट करें, नॉर्मल टू कंडक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर सेट करनी है, इन ऑर्डर दैट टेंशन इन वायर इज 0, कि वायर में टेंशन कितनी हो जाए 0। अब देखो इस वायर में टेंशन होगी क्या, बिल्कुल होगी। क्यों, देखो इसका जो वेट है बच्चों, रॉड का वेट नीचे की तरफ लगेगा जो होता है mg के इक्वल। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस रोप्स में क्या लगेगी, टेंशन नहीं लगेगी ऊपर की तरफ ऐसे, तो टेंशन तो ऊपर लगनी है, तो इस केस में क्या होगा आपका 2t इक्वल टू w होगा ना। बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स होनी चाहिए, तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलके इसके वेट को बैलेंस करना है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सेट करनी है कि ये टेंशन ना लगे। अगर ये टेंशन नहीं लगेगी तो इसके वेट को बैलेंस करने आएगा कौन बच्चों, क्योंकि टेंशन 0 हो गई तो ये वेट बैलेंस कैसे होगा। तो इसका मतलब उस केस में आएगी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, तो इस केस में फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ बच्चों। कितनी फोर्स होती है वो, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें पैरेलल करंट कैरिंग वायर का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल है, इसको मैं करवा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि पिछली वीडियो में स्किप हो गया था ये क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ पे आपने मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड सेट की है, जिसके कारण इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और ये मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट, ओनली देन टेंशन इन वायर क्या होगी 0, क्योंकि उसका काम करने के लिए आपने यहां मैग्नेटिक फोर्स को ऐड कर दिया। अब मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे तभी लगेगी जब यहां पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वही मैग्नेटिक फील्ड उसने पूछा है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो बस फिर मैंने मैग्नेटिक फोर्स को किसके इक्वल कर दिया, वेट के। अब एक वायर पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होती है तो कितनी फोर्स लगती है, ILB साइन थीटा। थीटा कितना है, उसने बोला है ना कि वायर के मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा होता है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। और अगर वायर के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, जिस मर्जी तरह हो,
करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और वेट कितना है बच्चों, वेट इज m इंटू जी। तो यहां से आपने निकालना है b sin 90 1 हो जाएगा, I कितना करंट फ्लो कर रहा है 5, और लेंथ कितनी बोली है 0.49, b निकालना है sin 91, मास कितना दिया है 60 ग्राम है, चेंज करो किलोग्राम में 10⁻³ जी, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको 9.8 लेनी पड़ेगी। यहां से b कितना आ गया 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.49, ये चीज आ गई, एक ऊपर ये 9.8 भी है। क्लियर बच्चों, अब यहां पे कटिंग कर दो, 5 1 5, 5 2 10, तो 12 इंटू 10⁻³ ये 49 है बच्चों। 49 का अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ये बन जाएगा 10⁻², यहाँ पे इसका हटाओगे तो साथ में माइनस में पावर आ जाएगी, क्योंकि डेसिमल है, एक डिजिट छोड़ के है तो पावर -1 आ जाएगी। अब 49 इंटू 2 क्या होता है 98, तो यहाँ पे 2 आ गया इंटू 10⁻⁻1, नीचे 10⁻⁻2, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको आता ही है। तो 12 इंटू 2 हो गया 24 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, ये -2 से -4 कैंसिल, 24 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगाओगे ना बच्चों, उस केस में इन टेंशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन केस में जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी वही बॉडी के वेट को बैलेंस कर देगी। इज इट क्लियर बच्चों? अब सेकंड केस है बच्चों इस क्वेश्चन का, देखो यहाँ पे, सो नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। अब करंट की डायरेक्शन बदल दी कहते हैं आपने, पहले इधर जा रहा था करंट, तो अब करंट की डायरेक्शन बदल दी आपने, इस तरफ हो गई। What will be the tension in wire? अब बताओ वायर में कितनी टेंशन आएगी अगर आप करंट की डायरेक्शन बदल दो, कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर। मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, पर अब करंट की डायरेक्शन बदल गई है, और अगर करंट की डायरेक्शन बदल गई तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगी बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, पर डायरेक्शन बदल जाएगी अब, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल दी क्वेश्चन में। तो पहले करंट इधर था तो फोर्स ऊपर लग रही थी, अब करंट अगर इधर कर दिया आपने, करंट को रिवर्स कर दिया, तो फोर्स किधर लगेगी बच्चों, फोर्स ये अब नीचे की तरफ लगेगी। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो अब वेट के साथ साथ इस फोर्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा इन स्ट्रिंग्स को। तो इस केस में अगर बैलेंसिंग हो रही है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड में दो टेंशन लग रही है, तो 2T इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स प्लस वेट, ये चीज आ गई। अब बात करें बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की, कितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी। पार्ट 1 को देखो आप, मैग्नेटिक फोर्स उतनी सेट हुई थी जितना बॉडी का वेट था, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड इतनी लगाई थी वहां पे कि फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाए, बैलेंस। तो इसका मतलब डायरेक्शन करंट की बदलने से वैल्यू तो नहीं बदलेगी ना, वैल्यू तो सेम रहेगी, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी। तो वैल्यू तो इस केस में भी किसके इक्वल आ जाएगी, फोर्स की, वेट के, क्योंकि हमने बी लगाई इतनी थी कि ये फोर्स वेट के इक्वल हो जाए। तो इस केस में भी ये फोर्स वेट के इक्वल हो गई, बस डायरेक्शन बदल गई। अब तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो T किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के, m इंटू जी, m इज 60 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज कर देना, और g इज योर 9.8। इसको सॉल्व कर दो, ये डेसिमल हटा, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 60, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 इंटू 98 इंटू 10⁻⁻3, 8 6 48, ऊपर कैरी, 9 6 54, 58 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो इतनी टेंशन लगेगी इस केस में रोप्स के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। पिछली वीडियो में ये स्किप हो गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहां पे ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ये आपको नीट में आया था। फाइंड द नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर सी। यहाँ पे 3 वायर आपके पास A B C, ये वायर का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है सिर्फ ऐसे, मतलब ये वायर ऐसे पड़ी हुई है, तो आपको सिर्फ फ्रंट पोर्शन दिखा रहे हैं, और इसमें डॉट का मतलब क्या है कि इस वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है। वहीं अगर यहाँ मैं क्रॉस डाल देता बीच में, तो मतलब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये बता रहा है यहाँ पे। तो ये वायर ऐसे पड़ी है इस तरह, जिसका फ्रंट पोर्शन आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वायर है A B C, तीनों में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तीनों में पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है। दोनों का डिस्टेंस C से जो है वो D है, इसका भी D और इस वायर का भी यहाँ पे D। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछिए, मतलब आपको F/L पूछा है, दिस स्मॉल f, ये पूछा है C पे, इफ करंट फ्लोज थ्रू ईच वायर इज I, और तीनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है I।
तो आपने नेट फोर्स बतानी है सी पे, वो भी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ बोला है, मतलब नॉर्मली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर इंटू एल। अब पर यूनिट लेंथ का मतलब आपने F बाय एल निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। तो अब आपने ये निकालना है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, तो ऐसे निकलेगी पर यूनिट लेंथ। मतलब अब आपको इस वायर की लेंथ की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि ए वाला इस पे फोर्स किस तरफ लगाएगा। दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, इसमें भी बाहर आ रहा है, इसमें भी बाहर आ रहा है। और पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स की जो फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर होंगी। मतलब ये ए वाली वायर इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो इसको हम लिख देते हैं F1। कैपिटल F क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने फोर्स नहीं निकालनी, हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी, उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। वही बात करें बी वाले की बच्चों, ये बी वाला इस पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, सेम। देखो ये भी पैरेलल है, दोनों एक ऐसे पड़ी एक ऐसे पड़ी, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, क्योंकि इसमें भी बाहर इस पे भी बाहर। तो ये वाला भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बच्चों। तो ये इसे इस तरफ फोर्स लगाएगा, कितनी, F2। वही बच्चों यहाँ क्रॉस होता या यहाँ पे क्रॉस होता, फिर आप क्या कहते, अगर यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस, या मैं बोल दूं यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस डॉट का मतलब बाहर, अगर यहाँ क्रॉस होता, क्रॉस का मतलब करंट अंदर। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है उस केस में वायर रिपेल होती है, तो उस केस में इसकी फोर्स इधर ना लेके हमें किधर लेनी पड़ेगी, ऊपर की तरफ ऑपोजिट लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। लाइक करंट की डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट करवा देना, और अगर अनलाइक है या एंटी पैरेलल है तो क्या कर दोगे, रिपेल करवा दोगे। तो इस केस में लाइक ही था तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। F1 इधर F2 इधर, पहले F1 और F2 निकालते हैं। तो F1 कितना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉट I1, तीनों में करंट सेम है, तो I1 की जगह भी I, I2 की जगह भी I, नीचे 2 पाई R होता है डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, D, तो यहाँ D आ गया। तो ये बन गया म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई D। अब ऐसे ही F2 निकालते हैं, वो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 दोनों में सेम है I 2 पाई, और इस केस में भी डिस्टेंस कितना है D, तो क्या आ गया, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई D। मतलब F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, पर डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना। तो नेट फोर्स के लिए अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन दोनों पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला, क्योंकि इन दोनों का नेट यहां बीच में आएगा। तो नेट निकालने के लिए आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 कितना होता है बच्चों, cos 90 जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। क्या बन गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स F1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। यहां से √2 और F1 स्क्वायर का क्या बच गया, सिर्फ F1। तो नेट फोर्स कितनी आ गई बच्चों, आपका √2 इंटू F1 की जगह म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई D। इसको आगे कैसे कर सकते हो, देखो म्यू नॉट I स्क्वायर बाय, ये √2, ये 2 था तो 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो गया, तो √2 पाई D। तो ऑप्शन में ये आंसर वहां पे पड़ा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस पे अच्छे से ग्रिप हो गई होगी। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।